चैप्टर 7 बर्फ में पैरों के निशान। प्रिंस सर्ज रेनिनको, बुलीवार्ड हॉर्समैन, पेरिस, बेसीकोट के पास लारोनसिए। अल्पविराम 14 नवंबर। मेरा प्रिय मित्र, आप मुझे बहुत कृतघ्न समझ रहे होंगे। मैं यहाँ 3 सप्ताह से हूँ और आपको मेरी ओर से एक भी पत्र नहीं मिला। धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं। और फिर भी मुझे एहसास हुआ कि आपने मुझे किस भयानक मौत से बचाया और उस भयानक काम का रहस्य समझ लिया। लेकिन वास्तव में मैं इसे रोक नहीं सका। मैं इस सब के बाद बहुत निराश था। मुझे आराम और एकांत की बहुत ज़रूरत थी। क्या मुझे पेरिस में रहना था? क्या मुझे आपके साथ अपने अभियान जारी रखने थे? नहीं, नहीं, नहीं। मेरे पास बहुत सारे रोमांच थे। मैं मानता हूँ कि दूसरे लोगों के रोमांच बहुत दिलचस्प होते हैं, लेकिन जब कोई खुद पीड़ित होता है और मुश्किल से अपनी जान बचा पाता है। ओह मेरे प्यारे दोस्त, ये कितना भयानक था। क्या मैं इसे कभी भूल पाऊंगा? यहाँ ला रोनसिएरे में मैं सबसे ज्यादा शांति का आनंद लेता हूँ। मेरी बूढ़ी कुंवारी चचेरी बहन इरमिलिन मुझे एक अपाहिज की तरह दुलारती है। मैं अपना रंग वापस पा रहा हूँ और शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ हूँ। इतना कि वास्तव में मैं अब दूसरों के मामलों में खुद को दिलचस्पी लेने के बारे में कभी नहीं सोचता। फिर कभी नहीं। उदाहरण के लिए मैं आपको ये केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अडिग हैं, किसी भी बूढ़ी नौकरानी की तरह जिज्ञासु हैं और हमेशा उन चीज़ों में खुद को व्यस्त रखने के लिए तैयार रहते हैं जो आपसे संबंधित नहीं है। कल मैं एक बहुत ही अजीब बैठक में मौजूद था। एंटोनेट मुझे बेसीकोट की सराय में ले गई थी, जहां हम किसानों के बीच सार्वजनिक कमरे में चाय पी रहे थे। यह बाजार का दिन था जब 3 लोगों, 2 पुरुषों और 1 महिला के आने से बातचीत में अचानक विराम लग गया। उनमें से एक मोटा किसान था जो लंबा ब्लाउज पहने हुए था। उसका चेहरा खुशमिजाज लाल था और उसकी मूंछें सफ़ेद थीं। दूसरा कम उम्र का था, उसने कॉर्डरॉय के कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा दुबला, पीला, टेढ़ा मेढ़ा था। उनमें से प्रत्येक ने अपने कंधे पर बंदूक लटका रखी थी। उनके बीच एक छोटी, दुबली युवती थी, जिसने भूरे रंग का लबादा और फर की टोपी पहन रखी थी, जिसका पतला और बेहद पीला चेहरा आश्चर्यजनक रूप से नाजुक और विशिष्ट दिख रहा था। पिताजी, बेटा और बहू, मेरे चचेरे भाई ने फुसफुसाकर कहा। क्या वह आकर्षक प्राणी उस ढेलेबाज की पत्नी हो सकती है? और बैरन डी गोर्ने की बहू? क्या वह बूढ़ा आदमी कोई सरदार है? हाँ, एक बहुत ही पुराने, कुलीन परिवार से आया हूँ जो पुराने दिनों में महल का मालिक हुआ करता था। वो हमेशा एक किसान की तरह रहा है, एक महान शिकारी, एक महान शराबी, एक महान मुकदमेबाज, हमेशा किसी न किसी के साथ कानूनी लड़ाई में उलझा रहता था, अब लगभग बर्बाद हो चुका है। उसका बेटा मैथियस अधिक महत्वाकांक्षी था और मिट्टी से कम जुड़ा हुआ था और बार के लिए अध्ययन किया। फिर वह अमेरिका चला गया। फिर पैसे की कमी के कारण वह गांव वापस आ गया, जहां उसे निकटतम शहर में एक युवा लड़की से प्यार हो गया। बेचारी लड़की ने, कोई नहीं जानता क्यों, उससे शादी करने के लिए सहमति दे दी और पिछले 5 सालों से वह एक सन्यासी या बल्कि एक कैदी की तरह पास के एक छोटे से मनोघर मनूर ऑप्यूट्स वेल मैनर में जीवन जी रही है। मैंने पूछा, पिता और पुत्र के साथ? नहीं, पिताजी गांव के दूर छोर पर एक सुनसान खेत में रहते हैं। और क्या मास्टर मैथियस ईर्ष्यालु हैं? एक आदर्श बाग, बिना किसी कारण के, क्योंकि नताली डी गोर्न दुनिया की सबसे सीधी सादी महिला है और अगर एक खूबसूरत युवक पिछले कुछ महीनों से उसके मनोघर में घूम रहा है तो यह उसकी गलती नहीं है। हालांकि डी गोर्न इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या पिता भी नहीं? सुंदर युवक उन लोगों का अंतिम वंशज है जिन्होंने बहुत पहले महल खरीदा था। यही बात बूढ़े डी गोर्ने की नफरत को स्पष्ट करती है। जेरोम विग्नल, मैं उसे जानता हूँ और उससे बहुत प्यार करता हूँ। एक अच्छा दिखने वाला और बहुत अमीर आदमी है और उसने नताली डी गोर्ने के साथ भागने की कसम खा ली है। ये बूढ़ा आदमी ही है जो ऐसा कहता है जब भी उसे एक बूंद ज्यादा शराब पीनी पड़ती है। सुनो, बूढ़ा आदमी कुछ आदमियों के बीच बैठा था जो उसे शराब पिलाकर और उससे सवाल पूछकर अपना मनोरंजन कर रहे थे। वह पहले से ही थोड़ा
उत्तेजित था और आक्रोश और उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ बोल रहा था, जो सबसे हास्यास्पद विरोधाभास बना रहा था। वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मूर्ख। उसका हमारे रास्ते में शिकार करना और लड़की पर भेड़ की तरह नजर रखना किसी काम का नहीं है। छुपे हुए लोगों पर नजर रखी जा रही है। अगर वह ज्यादा नजदीक आया तो इसका मतलब है गोली लगना, है न, मैथियस? उसने अपनी बहू का हाथ पकड़ लिया। और फिर यह छोटी लड़की खुद का बचाव करना भी जानती है, वह हंसा। अरे, तुम्हें कोई प्रशंसक नहीं चाहिए, है न ताली? युवा पत्नी इन शब्दों में संबोधित किए जाने पर असमंजस में पड़ गई, जबकि उसका पति गुर्राया। पिताजी, बेहतर होगा कि आप अपनी जुबान पर काबू रखें। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं की जाती। किसी के सम्मान को प्रभावित करने वाली बातें सार्वजनिक रूप से सुलझाना सबसे अच्छा होता है, बूढ़ी ने जवाब दिया। जहां तक मेरा सवाल है, दी गुरनेस का सम्मान हर चीज से पहले आता है, और वह बढ़िया चिंगारी, अपने पेरिस के अंदाज के साथ, नहीं। वह अचानक रुक गया। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो अभी अभी आया था और जो उसके वाक्य खत्म होने का इंतजार कर रहा था। नवागंतुक एक लंबा, शक्तिशाली शरीर वाला युवक था, जो घुड़सवारी की पोशाक पहने हुए था और उसके हाथ में शिकार की छड़ी थी। उसका मजबूत और कठोर चेहरा दो सुंदर आंखों से चमक रहा था, जिसमें एक व्यंग्यात्मक मुस्कान चमक रही थी। जेरोम विग्नल, मेरे चचेरे भाई ने फुसफुसाया। युवक को जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। नताली को देखते ही उसने झुककर प्रणाम किया, और जब मैथियस डी गोर्ने ने एक कदम आगे बढ़ाया तो उसने उसे सिर से पैर तक देखा, मानो कह रहा हो, खैर, इसके बारे में क्या? और उसका रवैया इतना घमंडी और तिरस्कारपूर्ण था कि डे गोर्न ने अपनी बंदूकें उतार दी और उन्हें दोनों हाथों में ले लिया, जैसे खिलाड़ी गोली चलाने वाले हों। बेटे के चेहरे पर बहुत ही उग्र भाव था। जेरोम इस धमकी से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। कुछ सेकंड बाद सराय मालिक की ओर मुड़ते हुए उसने टिप्पणी की, ओह, मैं कहता हूँ, मैं बूढ़े वासेउ से मिलने आया था, लेकिन उसकी दुकान बंद है। क्या तुम उसे मेरी रिवॉल्वर का होलिस्टर दे दोगे? इसमें एक दो टांके लगाने होंगे। उसने पिस्तौलदान सराय मालिक को सौंप दिया और हंसते हुए कहा, मैं रिवॉल्वर रख रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो। तुम कभी नहीं बता सकते। फिर बहुत ही शांति से उसने चांदी के केस से सिगरेट निकाली, उसे जलाया और बाहर चला गया। हमने उसे खिड़की से अपने घोड़े पर चढ़ते और धीमी गति से भागते हुए देखा। बूढ़ी डी गोर्ने ने ब्रांडी का एक गिलास फेंक दिया और बहुत बुरी तरह से गालियां दी। उनके बेटे ने बूढ़े आदमी के मुंह पर हाथ रखकर उसे बैठने के लिए मजबूर किया। नताली डी गोर्ने उनके पास रो रही थी। यह मेरी कहानी है, प्रिय मित्र। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत दिलचस्प नहीं है और आपके ध्यान के लायक नहीं है। इसमें कोई रहस्य नहीं है और इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। वास्तव में, मैं विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि आपको किसी भी असामयिक हस्तक्षेप के लिए कोई बहाना नहीं ढूंढना चाहिए। बेशक, मुझे ये देखकर खुशी होगी कि बेचारी सुरक्षित है, वो एक आदर्श शहीद प्रतीत होती है। लेकिन, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमें दूसरों को उनकी परेशानियों से बाहर निकलने देना चाहिए और अपने छोटे मोटे प्रयोगों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। रेनिन ने पत्र पढ़ना समाप्त किया, उसे दोबारा पढ़ा और अंत में कहा, बस यही है, सब कुछ सही है। वो हमारे छोटे मोटे प्रयोगों को जारी नहीं रखना चाहती, क्योंकि यह 7वां प्रयोग हो जाएगा और क्योंकि वह 8वें प्रयोग से डरती है, जिसका हमारे समझौते की शर्तों के तहत बहुत खास महत्व है। वह नहीं चाहती, और वह चाहती भी है, बिना ये देखे कि वह चाहती है। उसने अपने हाथ रगड़े। ये पत्र उस प्रभाव का अमूल्य साक्ष्य था जो उसने धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक हॉर्टेंस डैनियल पर जमा किया था। इसमें एक जटिल भावना झलक रही थी, जो प्रशंसा, असीम आत्मविश्वास, कभी कभी बेचैनी, डर और लगभग आतंक, लेकिन साथ ही प्यार से बनी थी। उसे इस बात का यकीन था, रोमांच में उसका साथी, जिसके साथ वह एक अच्छी संगति में थी, जिससे उनके बीच किसी भी तरह की असहजता नहीं थी। वह अचानक डर गई थी, और एक तरह की विनम्रता, एक निश्चित चुलबुलेपन के साथ मिलकर,
उसे खुद को रोकने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसी शाम रविवार को रेनिन ने ट्रेन पकड़ी और भोर में बर्फ से सफ़ेद सड़क पर परिश्रमपूर्वक पोम्पिग्नाट के छोटे से शहर जहां वह उतरा था और बासीकोट गांव के बीच 5 मील की दूरी तय करने के बाद उसे पता चला कि उसकी यात्रा कुछ उपयोगी साबित हो सकती है। रात के दौरान मैनोर ऑफ यूथ्स की दिशा में 3 गोलियां सुनी गई थीं। 3 गोलियां चली, सार्जेंट। मैंने उन्हें उतनी ही स्पष्ट रूप से सुना जितना कि मैं आपको अपने सामने खड़ा देख रहा हूं, एक किसान ने कहा, जिससे पुलिस वाले उस सराय के बैठकखाने में पूछताछ कर रहे थे जिसमें रेनिन दाखिल हुई थी। मैंने भी यही किया, वेटर ने कहा। 3 गोलियां चलीं। शायद रात के 12 बजे थे। 9 बजे से गिर रही बर्फ रुक गई थी और खेतों में एक के बाद एक गोलियां चलने लगीं, धमाका धमाका धमाका। 5 और किसानों ने अपनी गवाही दी। हवलदार और उसके आदमियों ने कुछ नहीं सुना था क्योंकि पुलिस स्टेशन खेतों की तरफ पीछे की तरफ था। लेकिन एक खेत मजदूर और एक महिला वहां पहुंची जिन्होंने बताया कि वे मैथियास डी गोर्ने की सेवा में थे, कि वे बीच के रविवार की वजह से 2 दिनों के लिए बाहर थे और वे सीधे जागीर घर से आए थे जहां उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाया था। मैदान का गेट बंद है, सार्जेंट, आदमी ने कहा। मैंने पहली बार ऐसा होते देखा है। मैथियास हर सुबह 6 बजे सर्दी और गर्मी में खुद ही गेट खोलने के लिए बाहर आते हैं। खैर, अब 8 बज चुके हैं। मैंने आवाज़ लगाई और चिल्लाया। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए हम यहाँ आए। आप बूढ़े मिस्टर डी गोर्न के पास जाकर पूछ सकते थे, सार्जेंट ने कहा। वो मुख्य सड़क पर रहता है। मेरे वचन पर, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। हमें अब वहां जाना चाहिए, सार्जेंट ने फैसला किया। उसके साथ उसके 2 आदमी गए, साथ ही किसान और एक ताला बनाने वाला भी जिसकी सेवाएं मांगी गई थीं। रेनिन भी दल में शामिल हो गई। जल्द ही गांव के अंत में वे ओल्ड डी गोर्ने के खेत के पास पहुंच गए, जिसे रेनिन ने हॉटेंस द्वारा बताए गए स्थान से पहचान लिया। बूढ़ा आदमी अपने घोड़े और जाल को जोत रहा था। जब उन्होंने उसे बताया कि क्या हुआ था तो वह जोर से हंस पड़ा। 3 गोलियां, धमाका धमाका धमाका। क्यों, मेरे प्यारे सार्जेंट, मैथियस की बंदूक में केवल 2 बैरल हैं। बंद गेट के बारे में क्या? इसका मतलब है कि लड़का सो गया है, बस इतना ही। कल रात वह आया और मेरे साथ एक बोतल खोली, शायद 2 या 3, और वह सो रहा होगा, मुझे उम्मीद है। वो और नताली, वो अपने जाल के बक्से पर चढ़ गया, एक पुरानी गाड़ी जिसका झुकाव पेचदार था, और उसने अपना कोड़ा फटकारा। अलविदा सज्जनों, आपके ये 3 शॉट मुझे पोम्पिग्नाट के बाजार में जाने से नहीं रोकेंगे, जैसा कि मैं हर सोमवार को करता हूँ। मेरे पास 2 बछड़े हैं और वे कसाई के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। आपका दिन शुभ हो। बाकी लोग आगे बढ़ गए। रेनिन सार्जेंट के पास गया और उसे उसका नाम बताया। मैं ला रोनसिए की मल्ली इरमिलिन की मित्र हूँ और चूंकि अभी उनसे मिलना बहुत जल्दी है, इसलिए मुझे खुशी होगी यदि आप मुझे अपने साथ जागीर का चक्कर लगाने की अनुमति दें। मल्ली इरमिलिन मैडम डी गोर्ने को जानती है और मुझे उनका मन हल्का करने में संतुष्टि होगी, क्योंकि मुझे आशा है कि जागीर घर में कुछ भी गलत नहीं है। अगर ऐसा है, सार्जेंट ने जवाब दिया, तो बर्फ के कारण हम इसके बारे में सब कुछ मानचित्र की तरह स्पष्ट रूप से पढ़ सकेंगे। वो एक मिलनसार युवक था और होशियार और बुद्धिमान लग रहा था। शुरू से ही उसने उन पगचिनों को ध्यान से देखा था जो मैथियस ने पिछली शाम घर लौटते समय अपने पीछे छोड़े थे, जो जल्द ही खेत मजदूर और महिला के आने जाने के दौरान बने पैरों के निशानों से भ्रमित हो गए थे। इस बीच वे एक ऐसी संपत्ति की दीवारों के पास पहुंचे जिसका ताला बनाने वाले ने तुरंत गेट खोल दिया। यहाँ से आगे बेदाग बर्फ पर एक ही निशान दिखाई दिया, जो मैथियस का था, और यह समझना आसान था कि बेटे ने पिता के अर्घ्य में बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया होगा, क्योंकि पैरों के निशानों की पंक्ति अचानक मोड़ का वर्णन करती थी जो सड़क के पेड़ों तक जाती थी। 200 गज आगे मनोर ऑप्यूट्स की जीर्ण शीर्ण 2 मंजिला इमारत खड़ी थी। मुख्य दरवाज़ा खुला था। चलो अंदर चलते हैं, सार्जेंट ने कहा, और जैसे ही वह दहलीज पार कर गया, वह बुदबुदाया।
ओहो, ओल्ड डी गोर्ने ने न आकर गलती की। वे यहाँ लड़ रहे थे। बड़ा कमरा अस्त व्यस्त था। 2 टूटी हुई कुर्सियाँ, पलटी हुई मेज और बहुत सारे टूटे हुए कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन संघर्ष की हिंसा की गवाही दे रहे थे। जमीन पर पड़ी हुई लंबी घड़ी 11:20 पर रुक गई थी। खेत वाली लड़की ने उन्हें रास्ता दिखाया और वे पहली मंजिल पर भागे। वहां न तो मैथियस था और न ही उसकी पत्नी, लेकिन उनके बेडरूम का दरवाज़ा हथौड़े से तोड़ा गया था, जो उन्हें बिस्तर के नीचे मिला। रेनिन और साजंट फिर से नीचे चले गए। लिविंग रूम में रसोई से जुड़ने वाला एक रास्ता था, जो घर के पीछे था और बगीचे से अलग एक छोटे से आंगन में खुलता था। इस घेरे के अंत में एक कुआं था जिसके पास से किसी को भी गुजरना पड़ता था। अब रसोई के दरवाजे से लेकर कुएं तक बर्फ, जो बहुत मोटी नहीं थी, इधर उधर दबी हुई थी, मानो किसी शव को घसीटकर कुएं पर लाया गया हो। और कुएं के चारों ओर पैरों के कुचलने के उलझे हुए निशान थे, जो ये दर्शाते थे कि इस जगह पर संघर्ष फिर से शुरू हुआ होगा। साजंट ने फिर से मैथियस के पैरों के निशान खोजे, साथ ही अन्य लोगों के भी जो सुडौल और हल्के थे। ये लोग सीधे बगीचे में चले गए और 30 गज की दूरी पर पैरों के निशानों के पास एक रिवॉल्वर उठाया गया और किसानों में से एक ने उसे पहचान लिया कि यह रिवॉल्वर उससे मिलती जुलती है जो जेरोम विग्नल ने 2 दिन पहले सराय में दिखाई थी। साजंट ने सिलेंडर की जांच की। 7 में से 3 गोलियां चल चुकी थीं और इस प्रकार धीरे धीरे त्रासदी की मुख्य रूपरेखा तैयार की गई और साजंट, जिसने सभी को एक तरफ खड़े रहने और पैरों के निशानों के स्थान पर पैर न रखने का आदेश दिया था, वापस कुएं के पास आया, झुककर खेत लड़की से कुछ प्रश्न पूछे और रेनिन के पास जाकर फुसफुसाया। मुझे तो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट लगता है। रेनिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो साफ साफ बोलते हैं, साजंट। मैं मामले को अच्छी तरह समझता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एमिल एर्मेलिन को जानता हूँ, जो जेरोम विग्नल की दोस्त है और मैडम डी गोर्ने को भी जानती है। क्या आपको लगता है मैं कुछ भी अनुमान नहीं लगाना चाहता? मैं केवल ये घोषित करता हूँ कि कल रात कोई वहाँ आया था। किस रास्ते से? जागीर की ओर आने वाले व्यक्ति के एकमात्र पदचिह्न मिस्टर डी गोर्ने के हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरा व्यक्ति बर्फबारी से पहले, यानी 9 बजे से पहले आ गया था। तो फिर वह लिविंग रूम के एक कोने में छिप गया होगा और श्रीमान डी गोर्ने के लौटने का इंतजार कर रहा होगा, जो बर्फ पिघलने के बाद आए थे। ठीक है। जैसे ही मैथियस अंदर आया, वह आदमी उसके पीछे पड़ गया। वहां झगड़ा हुआ। मैथियस रसोई के रास्ते भाग निकला। वह आदमी उसके पीछे कुएं तक भागा और रिवॉल्वर से 3 गोलियां चलाईं। और शव कहाँ है? कुएं के नीचे। रेनिन ने विरोध किया। ओह, मैं कहता हूँ, क्या आप बहुत सी बातों को हल्के में नहीं ले रहे हैं? क्यों, सर? बर्फ वहाँ है, कहानी बताने के लिए, और बर्फ साफ साफ कहती है कि संघर्ष के बाद, 3 गोलियां लगने के बाद, एक आदमी अकेला चला गया और खेत को छोड़कर चला गया, केवल एक आदमी, और उसके पैरों के निशान मैथियस डे गोर्ने के नहीं हैं। तो फिर मैथियस डे गोर्ने कहाँ हो सकता है? लेकिन कुआं घसीटा जा सकता है। नहीं, कुआं व्यावहारिक रूप से अथाह है। ये पूरे जिले में जाना जाता है और जागीर को इसका नाम दिया गया है। तो तुम सचमुच विश्वास करते हो? मैं वही दोहराता हूँ जो मैंने कहा था। बर्फबारी से पहले एक आगमन, मैथियस, और एक प्रस्थान, अजनबी। और मैडम डी गोर्ने, क्या उसे भी उसके पति की तरह मारकर कुएं में फेंक दिया गया था? नहीं, ले जाया गया। ले गए। याद रखें कि उसके शयन कक्ष को हथौड़े से तोड़ दिया गया था। आओ आओ, साजंट, आप खुद ही कहते हैं कि केवल एक ही प्रस्थान हुआ था, अजनबी का। नीचे झुको, उस आदमी के पैरों के निशान देखो। देखो कि वे कैसे बर्फ में धंसते हैं, जब तक कि वे वास्तव में जमीन को नहीं छूते। ये एक आदमी के पैरों के निशान हैं, जो भारी बोझ से लदा हुआ है। अजनबी ने मैडम डी गोर्ने को अपने कंधे पर उठा रखा था। तो फिर इस तरफ कोई आउटलेट है। हाँ, एक छोटा सा दरवाज़ा जिसकी चाबी हमेशा मैथियस डी गोर्ने के पास रहती थी। उस आदमी ने ज़रूर उसे उससे छीन लिया होगा। खुले मैदानों में जाने का रास्ता।
हाँ, एक सड़क जो यहाँ से 3/4 मील दूर विभागीय राजमार्ग से मिलती है। और क्या आप जानते हैं कि कहाँ? कहाँ? शैटो के कोने पर, जेरोम विग्नल का महल। हे भगवान, ये तो गंभीर लगने लगा है। अगर रास्ता महल की ओर जाता है और वहाँ रुक जाता है, तो हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। पगडंडी महल तक जाती थी, जैसा कि वे लहरदार खेतों में चलते हुए देख पाए, जिन पर जगह जगह बर्फ जमी हुई थी। मुख्य द्वार तक पहुंचने का रास्ता साफ हो चुका था, लेकिन उन्होंने देखा कि एक और पगडंडी, जो एक वाहन के 2 पहियों द्वारा बनाई गई थी, गांव की विपरीत दिशा में जा रही थी। सार्जेंट ने घंटी बजाई। दरबान, जो ड्राइव की सफाई कर रहा था, हाथ में झाड़ू लेकर गेट पर आया। एक सवाल के जवाब में उस आदमी ने बताया कि उस सुबह मिस्टर विग्नल किसी और के उठने से पहले ही चले गए थे और उन्होंने खुद ही घोड़े को जाल में जोत दिया था। उस स्थिति में जब वे लोग दूर चले गए तो रेनन ने कहा, हमें बस पहियों के निशानों का अनुसरण करना है। इससे कोई फायदा नहीं होगा, सार्जेंट ने कहा। उन्होंने रेलवे पर कब्जा कर लिया है, पोम्पिग्नाट स्टेशन पर, जहां से मैं आया हूं। लेकिन वे गांव से होकर गुजरे होंगे। वे दूसरी तरफ चले गए हैं, क्योंकि वह रास्ता शहर की ओर जाता है, जहां एक्सप्रेस ट्रेनें रुकती हैं। शहर में प्रोक्यूरेटर जनरल का दफ्तर है। मैं फ़ोन करूंगा और चूंकि 11 बजे से पहले कोई ट्रेन नहीं है, इसलिए उन्हें बस स्टेशन पर नज़र रखनी है। मुझे लगता है कि आप सही काम कर रहे हैं, सार्जेंट, रेनिन ने कहा, और जिस तरह से आपने अपनी जांच की है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। वे अलग हो गए। रेनिन गांव की सराय में वापस गई और हॉटेंस डैनियल को हाथ से एक नोट भेजा। मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मुझे आपके पत्र से ऐसा लगा कि हमेशा की तरह दिल से जुड़ी किसी भी बात से प्रभावित होकर आप जेरोम और नताली के प्रेम संबंध की रक्षा करने के लिए उत्सुक थे। अब ये मानने का हर कारण है कि ये दोनों अपनी सुंदर रक्षक से परामर्श किए बिना मथियस डे गोर्ने को एक कुएं में फेंककर भाग गए हैं। आपसे मिलने न आने के लिए मुझे क्षमा करें। पूरा मामला अत्यंत अस्पष्ट है, और यदि मैं आपके साथ होता तो इस मामले पर विचार करने के लिए आवश्यक मानसिक तटस्थता मुझमें नहीं होती। उस समय 10:30 बज रहे थे। रेनिन अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे हुए और सफ़ेद घास के मैदानों के शानदार नज़ारे को देखे बिना ही देश की सैर पर निकल गया। वह दोपहर के भोजन के लिए वापस आया, अभी भी अपने विचारों में डूबा हुआ था और सराय के ग्राहकों की बातों से बेपरवाह था, जो हर तरफ हाल की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। वह अपने कमरे में गया और कुछ देर तक सोता रहा जब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। वह उठा और दरवाज़ा खोला। क्या ये तुम हो? क्या ये तुम हो? उसने फुसफुसाया। हॉटेंस और वह कुछ सेकंड तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे, एक दूसरे का हाथ थामे, मानो कुछ भी, कोई अप्रासंगिक विचार या कोई कथन, उनकी मुलाकात की खुशी में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। फिर उसने पूछा, क्या मैं सही आया था? हाँ, उसने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी ही उम्मीद थी। शायद ये बेहतर होता यदि आपने प्रतीक्षा करने के बजाय मुझे पहले ही बुला लिया होता। देखिए, घटनाओं ने प्रतीक्षा नहीं की और मैं नहीं जानता कि जेरोम विग्नल और नताली डी गोर्ने का क्या होगा। क्या तुमने सुना नहीं? उसने जल्दी से कहा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वे एक्सप्रेस से यात्रा करने जा रहे थे। गिरफ्तार? नहीं, रेनिन ने आपत्ति जताई। लोगों को इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाता। पहले उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। अभी यही किया जा रहा है। अधिकारी तलाशी ले रहे हैं। कहाँ? शैटो में। और चूंकि वे निर्दोष हैं। क्योंकि वे निर्दोष हैं, है न? आप ये स्वीकार नहीं करते कि वे दोषी हैं, जितना कि मैं करता हूँ। उसने जवाब दिया, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करता, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता, मेरे प्रिय। फिर भी मैं ये कहने के लिए बाध्य हूँ कि सब कुछ उनके खिलाफ है। सिवाय एक तथ्य के, जो यह है कि सब कुछ उनके खिलाफ है। इतने सारे सबूतों का एक के ऊपर एक ढेर हो जाना और हत्या करने वाले व्यक्ति का अपनी कहानी इतनी खुलकर बताना सामान्य बात नहीं है। इसके अलावा रहस्य और विसंगति के अलावा कुछ भी नहीं है। कुआं। खैर, मैं बहुत हैरान हूँ।
लेकिन आपके पास कोई योजना है? अभी तक तो बिल्कुल नहीं। काश मैं उसे, जेरोम विग्नल को, और उसे, नताली डी गोर्ने को देख पाता और उनकी बातें सुन पाता और जान पाता कि वे अपने बचाव में क्या कह रहे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मुझे उनसे कोई सवाल पूछने या उनकी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा इस समय तक ये सब खत्म हो जाना चाहिए। ये काम महल में पूरा हो चुका है, उसने कहा, लेकिन इसे जागीर घर में जारी रखा जाएगा। क्या वे उन्हें जागीर घर ले जा रहे हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। हाँ, कम से कम अभियोजक की 2 गाड़ियों में से एक के ड्राइवर से जो कहा गया, उससे तो ऐसा ही लगता है। ओह, उस मामले में, रेनिन ने कहा, काम हो गया। मनोघर, क्यों? हम स्टालों की अग्रिम पंक्ति में होंगे। हम सब कुछ देखेंगे और सुनेंगे, और एक शब्द, आवाज का एक लहजा, पलकों का एक कंपन मुझे वह छोटा सा सुराग देने के लिए पर्याप्त होगा जिसकी मुझे जरूरत है। हम कुछ उम्मीद पा सकते हैं। चलो, वो उसे सीधे रास्ते से ले गया जिस पर वो उस सुबह गया था, जो उस गेट तक जाता था जिसे ताला बनाने वाले ने खोला था। मनो घर में ड्यूटी पर तैनात जेंडरमेस ने पैरों के निशानों की लाइन के बगल में और घर के चारों ओर बर्फ के बीच से एक रास्ता बनाया था। संयोग से रेनिन और हॉटेंस बिना देखे ही वहां पहुंच गए और एक साइड विंडो के जरिए पीछे की सीढ़ी के पास एक गलियारे में पहुंच गए। कुछ कदम ऊपर एक छोटा सा कक्ष था जिसमें सिर्फ एक तरह की बुल्सआई के जरिए रोशनी आती थी, जो ग्राउंड फ्लोर पर बड़े कमरे से आती थी। सुबह की यात्रा के दौरान रेनिन ने बुल्सआई को देखा था, जो अंदर से कपड़े के एक टुकड़े से ढका हुआ था। उसने कपड़ा हटाया और एक शीशा काट दिया। कुछ मिनट बाद घर के दूसरी तरफ से आवाजें आने लगीं, बेशक कुएं के पास से। आवाज और भी स्पष्ट हो गई। बहुत से लोग घर में घुस आए। उनमें से कुछ सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर चले गए, जबकि सार्जेंट एक युवक के साथ आया, जिसे रेनिन और हॉटेंस सिर्फ लंबे कद वाले व्यक्ति के रूप में पहचान पाए। जेरोम विग्नल, उसने कहा। हाँ, रेनिन ने कहा। वे सबसे पहले मैडम डी गोर्ने की जांच कर रहे हैं, ऊपर, उनके बेडरूम में। 1/4 घंटा बीत गया। फिर पहली मंजिल पर रहने वाले लोग नीचे आए और अंदर चले गए। वे थे प्रोक्यूरेटर के डिप्टी, उनके क्लर्क, पुलिस के एक कमिश्नर और 2 जासूस। मैडम डी गोर्ने को अंदर लाया गया और डिप्टी ने जेरोम विग्नल को आगे आने को कहा। जेरोम विग्नल का चेहरा निश्चित रूप से उस मजबूत आदमी जैसा था जिसे हॉटेंस ने अपने पत्र में दर्शाया था। उसने कोई बेचैनी नहीं दिखाई, बल्कि दृढ़ निश्चय और दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई। नेटली, जो छोटी और बहुत दुबली थी, उसकी आंखों में बुखार जैसी चमक थी, फिर भी उसने शांत आत्मविश्वास का वही प्रभाव डाला। डिप्टी, जो अस्त-व्यस्त फर्नीचर और संघर्ष के निशानों की जांच कर रहा था, ने उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया और जेरोम से कहा, महाशय, मैंने अभी तक आपसे बहुत अधिक प्रश्न नहीं पूछे हैं। यह एक संक्षिप्त जांच है जो मैं आपकी उपस्थिति में कर रहा हूं और जिसे बाद में जांच मजिस्ट्रेट द्वारा जारी रखा जाएगा, और मैं सबसे पहले आपको उन बहुत गंभीर कारणों के बारे में बताना चाहता हूं जिनके लिए मैंने आपको अपनी यात्रा को रोकने और मैडम डी गोर्ने के साथ यहां वापस आने के लिए कहा था। अब आप उन वास्तव में परेशान करने वाले आरोपों का खंडन करने की स्थिति में हैं जो आपके ऊपर लटके हुए हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे सही सच बताएं। मिस्टर डिप्टी, जेरोम ने जवाब दिया, ये आरोप मुझे बहुत कम परेशान करते हैं। आप जो सत्य पूछ रहे हैं, वो उन सभी झूठों को परास्त कर देगा जो संयोगवश मेरे विरुद्ध एकत्रित हुए हैं। ये यही है। उन्होंने एक क्षण तक विचार किया और फिर स्पष्ट एवं स्पष्ट स्वर में कहा, मैं मैडम डी गोर्ने से प्यार करता हूँ। जब मैं पहली बार उनसे मिला था, तो मेरे मन में उनके लिए बहुत सहानुभूति और प्रशंसा की भावना थी। लेकिन मेरा स्नेह हमेशा उनकी खुशी के बारे में ही रहा है। मैं उनसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उनका और भी अधिक सम्मान करता हूँ। मैडम डी गोर्ने ने आपको बताया होगा और मैं आपको फिर से बताता हूँ कि कल रात उन्होंने और मैंने पहली बार कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं उनका और भी अधिक सम्मान करता हूँ, क्योंकि वह बहुत दुखी हैं। पूरी दुनिया जानती है कि उनके जीवन का हर पल शहादत था।
उनके पति ने उन्हें भयंकर घृणा और उन्मत्त ईर्ष्या के साथ सताया। नौकरों से पूछो, वे तुम्हें नताली दे गोरने की लंबी पीड़ा, उन पर पड़ने वाले प्रहारों और उन अपमानों के बारे में बताएंगे जो उसे सहने पड़े। मैंने अपील के अधिकार को बहाल करके इस यातना को रोकने की कोशिश की, जिसका दावा कोई भी अजनबी तब कर सकता है जब दुख और अन्याय एक निश्चित सीमा पार कर जाए। मैं 3 बार बूढ़े डे गोरने के पास गया और उनसे हस्तक्षेप करने की विनती की, लेकिन मैंने पाया कि उनमें अपनी बहू के प्रति लगभग उतनी ही घृणा थी जितनी कि कई लोग किसी भी सुंदर और महान चीज के प्रति महसूस करते हैं। आखिरकार मैंने सीधी कार्रवाई करने का फैसला किया और कल रात मैंने मैथियस डे गोरने के संबंध में एक कदम उठाया जो थोड़ा असामान्य था, मैं मानता हूँ, लेकिन उस आदमी के चरित्र को देखते हुए जो सफल होने की संभावना थी। मैं कसम खाता हूँ, डिप्टी, कि मैथियस डे गोरने से बात करने के अलावा मेरा कोई और इरादा नहीं था। उनके जीवन के कुछ विशेष विवरण जानने के कारण मैं उन पर प्रभावी दबाव डालने में सक्षम था, इसलिए मैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस लाभ का उपयोग करना चाहता था। यदि चीजें अलग तरह से होती, तो मैं पूरी तरह से दोषी नहीं हूँ। इसलिए मैं 9 बजे से थोड़ा पहले वहां गया। मुझे पता था कि नौकर बाहर गए हुए थे। उसने खुद ही दरवाजा खोला। वह अकेला था। महाशय, डिप्टी ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, आप कुछ ऐसा कह रहे हैं जैसा कि मैडम डी गोरने ने अभी कहा, जो स्पष्ट रूप से सत्य के विपरीत है। मैथियस डी गोरने कल रात 11 बजे तक घर नहीं आया। हमारे पास इसके 2 पक्के सबूत हैं, उसके पिता का साक्ष्य और बर्फ में उसके पैरों के निशान, जो 9:15 बजे से 11 बजे तक गिरे थे। डिप्टी, जेरोम विग्नल ने अपनी हठधर्मिता के कारण होने वाले बुरे प्रभाव की परवाह किए बिना कहा, मैं चीजों को वैसे ही बता रहा हूँ जैसे वे थीं, न कि वैसे जैसे उनका अर्थ लगाया जा सकता है। लेकिन जारी रखते हैं, जब मैं इस कमरे में दाखिल हुआ तो घड़ी में 9 बजने में 10 मिनट हो रहे थे। श्रीमान डी गोरने को लगा कि उन पर हमला होने वाला है, इसलिए उन्होंने अपनी बंदूक नीचे रख दी थी। मैंने अपनी रिवॉल्वर मेज पर रख दी, जो मेरे हाथ की पहुंच से बाहर थी, और बैठ गया। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, महाशय, मैंने कहा। कृपया मेरी बात सुनिए। वो हिला तक नहीं और एक भी शब्द नहीं बोला। इसलिए मैंने कहा, और तुरंत, बिना किसी पूर्व स्पष्टीकरण के, जो मेरे प्रस्ताव की तीक्ष्णता को नर्म कर सकता था, मैंने कुछ शब्द कहे जो मैंने पहले से तैयार किए थे। मैंने कुछ महीने बिताए हैं, महाशय, मैंने कहा, आपकी वित्तीय स्थिति के बारे में सावधानीपूर्वक जांच करने में। आपने अपनी जमीन का 1-1 फुट गिरवी रख दिया है। आपने बिलों पर हस्ताक्षर किए हैं जो जल्द ही देय होंगे और जिनका भुगतान करना आपके लिए बिल्कुल असंभव होगा। आपको अपने पिता से कुछ भी उम्मीद नहीं है, जिनके अपने मामले बहुत खराब स्थिति में हैं। इसलिए आप बर्बाद हो गए हैं। मैं आपको बचाने आया हूँ। उन्होंने बिना कुछ बोले मुझे देखा और बैठ गए, जिसका मैंने यह अर्थ निकाला कि मेरा सुझाव पूरी तरह से अप्रिय नहीं था। फिर मैंने अपनी जेब से बैंक नोटों का एक बंडल निकाला, उसे उनके सामने रखा और आगे कहा, ये 60,000 फ्रैंक है, महाशय। मैं मनोर ऑप्यूट्स, इसकी भूमि और आश्रितों को खरीदूंगा और बंधकों को अपने ऊपर ले लूंगा। उनकी कीमत से ठीक दुगुनी है। मैंने उसकी आंखों में चमक देखी। उसने मेरी शर्तें पूछी। सिर्फ एक, मैंने कहा, कि तुम अमेरिका जाओ। डिप्टी, हम 2 घंटे तक चर्चा करते रहे। ऐसा नहीं था कि मेरे प्रस्ताव ने उसका गुस्सा भड़काया। अगर मुझे पता न होता कि मैं किसके साथ व्यवहार कर रहा हूँ तो मैं ये जोखिम नहीं उठाता, लेकिन वो और अधिक चाहता था और लालच से मोलभाव कर रहा था। हालांकि वह मैडम डी गोरने का नाम लेने से बचता रहा, जिसका मैंने खुद एक बार भी जिक्र नहीं किया था। हम 2 आदमी हो सकते थे जो विवाद में लगे हुए थे और सामान्य आधार पर समझौता करना चाहते थे, जबकि यह एक महिला की खुशी और पूरी नियति थी जो दांव पर लगी थी। अंत में, चर्चा से थककर, मैंने एक समझौता स्वीकार कर लिया और हम शर्तों पर पहुंचे, जिसे मैंने वहीं निश्चित करने का संकल्प लिया। हमारे बीच 2 पत्रों का आदान प्रदान हुआ, और एक, जिसे उसने तुरंत जेब में रख लिया, जिससे मुझे तलाक के फैसले के दिन अमेरिका में उसे और भी बहुत कुछ भेजना था। इस तरह मामला तय हो गया।
मुझे यकीन है कि उस समय वह सद्भावना से स्वीकार कर रहा था। उसने मुझे दुश्मन और प्रतिद्वंद्वी के बजाय एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो उसकी सेवा कर रहा था। उसने मुझे खेतों में खुलने वाले छोटे से दरवाजे की चाबी भी दे दी ताकि मैं शॉर्टकट से घर जा सकूं। दुर्भाग्य से जब मैं अपनी टोपी और ग्रेटेकोट उठा रहा था, मैंने बिक्री पत्र को मेज पर ही छोड़ने की गलती की जिस पर उसने हस्ताक्षर किए थे। एक पल में मैथियस डी गोर्ने ने देखा कि वह मेरी पर्ची का क्या फायदा उठा सकता है। वह अपनी संपत्ति, अपनी पत्नी और पैसे रख सकता है। बिजली की तरह तेजी से उसने कागज को छिपाया, अपनी बंदूक के बट से मेरे सिर पर वार किया, बंदूक को फर्श पर फेंक दिया और दोनों हाथों से मेरा गला पकड़ लिया। उसने अपने मेजबान के बिना ही गणना कर ली थी। मैं दोनों में से ज्यादा ताकतवर था और एक तेज लेकिन छोटी सी लड़ाई के बाद मैंने उसे काबू में किया और उसे एक रस्सी से बांध दिया जो मुझे एक कोने में पड़ी मिली। डिप्टी, अगर मेरे दुश्मन का संकल्प अचानक था तो मेरा भी कम नहीं था। चूंकि जब सब कुछ कहा गया तो उसने सौदे को स्वीकार कर लिया था, मैं उसे इसे रखने के लिए मजबूर करूंगा, कम से कम जहां तक मेरी दिलचस्पी थी। कुछ ही कदम चलकर मैं पहली मंजिल पर पहुंच गया। मुझे कोई संदेह नहीं था कि मैडम डी गोर्ने वहां थी और उन्होंने हमारी चर्चा की आवाज सुनी थी। अपनी जेब की टॉर्च की रोशनी जलाकर मैंने 3 बेडरूम देखे। चौथा बंद था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन यह एक ऐसा पल था जिसमें आदमी किसी भी बाधा को अपने रास्ते में आने नहीं देता। मैंने एक कमरे में हथौड़ा देखा था। मैंने उसे उठाया और दरवाज़ा तोड़ दिया। हाँ, नताली वहाँ फर्श पर बेहोश पड़ी थी। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया, नीचे ले गया और रसोई से होकर चला गया। बाहर बर्फ देखकर मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मेरे पैरों के निशान आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या कोई कारण था कि मैं मैथियस डे गोर्ने को नज़रअंदाज कर दूं? बिल्कुल नहीं। उसके पास 60,000 फ्रैंक थे, साथ ही वो कागज भी था जिसमें मैंने तलाक के दिन उसे इतनी ही रकम देने का वादा किया था। उसके घर और जमीन की तो बात ही छोड़िए, वह नताली डे गोर्ने को मेरे पास छोड़कर चला जाएगा। हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला, सिवाय एक बात के, उसकी खुशी का इंतजार करने के बजाय मैंने तुरंत उस कीमती गिरवी को जब्त कर लिया जिसे मैं चाहता था। इसलिए मुझे डर था कि मैथियस डे गोर्ने की ओर से कोई हमला नहीं होगा, बल्कि उसकी पत्नी की नाराजगी भरी निंदा होगी। जब उसे एहसास होगा कि वह मेरे हाथों में कैदी है, तो वह क्या कहेगी? मैं जिस कारण से बदनामी से बच गया, उसके बारे में मैडम डे गोर्ने ने, मेरा मानना है, आपको खुलकर बताया है। प्यार प्यार को बुलाता है। उस रात मेरे घर में भावनाओं से टूटकर उसने मेरे लिए अपनी भावनाएं कबूल की। उसने मुझे वैसे ही प्यार किया जैसे मैंने उसे किया था। अब से हमारी नियति एक हो गई थी। वो और मैं आज सुबह 5 बजे निकले। एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि हम कानून के अधीन होंगे। मैं दोनों में से ज्यादा ताकतवर था और एक तेज लेकिन छोटी सी लड़ाई के बाद मैंने उसे काबू में किया और उसे एक रस्सी से बांध दिया जो मुझे एक कोने में पड़ी मिली। डिप्टी, अगर मेरे दुश्मन का संकल्प अचानक था तो मेरा भी कम नहीं था। चूंकि जब सब कुछ कहा गया तो उसने सौदे को स्वीकार कर लिया था, इसलिए मैं उसे इसे रखने के लिए मजबूर करूंगा, कम से कम जहां तक मेरी दिलचस्पी थी। कुछ ही कदम चलकर मैं पहली मंजिल पर पहुंच गया। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि मैडम डी गोर्ने वहां थी और उन्होंने हमारी चर्चा की आवाज सुनी थी। अपनी पॉकेट टॉर्च की रोशनी चालू करते हुए मैंने 3 बेडरूम में देखा। चौथा बंद था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन यह उन क्षणों में से एक था जिसमें एक आदमी अपने रास्ते में किसी भी बाधा को आने नहीं देता। मैंने एक कमरे में एक हथौड़ा देखा था। मैंने उसे उठाया और दरवाज़ा तोड़ दिया। हाँ, नताली वहाँ फर्श पर बेहोश पड़ी थी। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया, उसे नीचे ले गया और रसोई से होकर चला गया। बाहर बर्फ देखकर मुझे तुरंत लगा कि मेरे पैरों के निशान आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या कोई कारण था कि मैं मैथियस डे गोर्ने को नज़रअंदाज कर दूं? बिल्कुल नहीं। उसके पास 60,000 फ्रैंक थे,
साथ ही वो कागज भी था जिसमें मैंने तलाक के दिन उसे इतनी ही रकम देने का वादा किया था। उसके घर और जमीन की तो बात ही छोड़िए, वह नताली दे गोर्न को मेरे पास छोड़कर चला जाएगा। हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला, सिवाय एक बात के, उसकी खुशी का इंतजार करने के बजाय मैंने तुरंत उस कीमती गिरवी को जब्त कर लिया जिसे मैं चाहता था। इसलिए मुझे डर था कि मैथियस डे गोर्न की ओर से कोई बाद का हमला नहीं होगा, बल्कि उसकी पत्नी की नाराजगी भरी निंदा होगी। जब उसे एहसास होगा कि वह मेरे हाथों में कैदी है, तो वह क्या कहेगी? मुझे लगता है कि मैडम डे गोर्न ने आपको बताने की बेबाकी से उन कारणों के बारे में बताया है जिनकी वजह से मैं बदनामी से बच गया। प्यार प्यार को बुलाता है। उस रात मेरे घर में भावनाओं से टूटकर उसने मेरे लिए अपनी भावनाएं जाहिर कीं। वो मुझसे उतना ही प्यार करती थी जितना मैं उससे करता था। अब से हमारी नियति एक हो गई थी। वो और मैं आज सुबह 5 बजे निकल पड़े। एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि हम कानून के अधीन होंगे। मैं दोनों में से ज्यादा ताकतवर था और एक तेज लेकिन छोटी सी लड़ाई के बाद मैंने उसे काबू में किया और उसे एक रस्सी से बांध दिया जो मुझे एक कोने में पड़ी मिली। डिप्टी, अगर मेरे दुश्मन का संकल्प अचानक था तो मेरा भी कम नहीं था। चूंकि जब सब कुछ कहा गया तो उसने सौदे को स्वीकार कर लिया था, इसलिए मैं उसे इसे रखने के लिए मजबूर करूंगा, कम से कम जहां तक मेरी दिलचस्पी थी। कुछ ही कदम चलकर मैं पहली मंजिल पर पहुंच गया। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि मैडम डी गोर्ने वहां थी और उन्होंने हमारी चर्चा की आवाज सुनी थी। अपनी पॉकेट टॉर्च की रोशनी चालू करते हुए मैंने 3 बेडरूम में देखा। चौथा बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन यह उन क्षणों में से एक था जिसमें एक आदमी अपने रास्ते में किसी भी बाधा को आने नहीं देता। मैंने एक कमरे में एक हथौड़ा देखा था। मैंने उसे उठाया और दरवाजा तोड़ दिया। हाँ, नताली वहां फर्श पर बेहोश पड़ी थी। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया, उसे नीचे ले गया और रसोई से होकर चला गया। बाहर बर्फ देखकर मुझे तुरंत लगा कि मेरे पैरों के निशान आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या कोई कारण था कि मैं मैथियस डे गोर्न को नज़रअंदाज कर दूं? बिल्कुल नहीं। उसके पास 60,000 फ्रैंक थे, साथ ही वो कागज भी था जिसमें मैंने तलाक के दिन उसे इतनी ही रकम देने का वादा किया था। उसके घर और जमीन की तो बात ही छोड़िए, वह नताली डे गोर्न को मेरे पास छोड़कर चला जाएगा। हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला, सिवाय एक बात के, उसकी खुशी का इंतजार करने के बजाय मैंने तुरंत उस कीमती गिरवी को जब्त कर लिया जिसे मैं चाहता था। इसलिए मुझे डर था कि मैथियस डे गोर्न की ओर से कोई बाद का हमला नहीं होगा, बल्कि उसकी पत्नी की नाराजगी भरी निंदा होगी। जब उसे एहसास होगा कि वह मेरे हाथों में कैदी है, तो वह क्या कहेगी? मुझे लगता है कि मैडम डे गोर्न ने आपको बताने की बेबाकी से उन कारणों के बारे में बताया है जिनकी वजह से मैं बदनामी से बच गया। प्यार प्यार को बुलाता है। उस रात मेरे घर में भावनाओं से टूटकर उसने मेरे लिए अपनी भावनाएं जाहिर कीं। वो मुझसे उतना ही प्यार करती थी जितना मैं उससे करता था। अब से हमारी नियति एक हो गई थी। वो और मैं आज सुबह 5 बजे निकल पड़े। एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि हम कानून के अधीन होंगे। उसे नीचे ले गया और रसोई से होकर चला गया। बाहर बर्फ देखकर मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मेरे पैरों के निशान आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या कोई कारण था कि मैं मैथियस डे गोर्न को नज़रअंदाज कर दूं? बिल्कुल नहीं। उसके पास 60,000 फ्रैंक थे, साथ ही वो कागज जिस पर मैंने उसके तलाक के दिन उसे इतनी ही रकम देने का वादा किया था। उसके घर और जमीन की तो बात ही छोड़िए, वह नताली डे गोर्न को मेरे पास छोड़कर चला जाएगा। हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला, सिवाय एक बात के, उसकी खुशी का इंतजार करने के बजाय मैंने तुरंत उस कीमती गिरवी को जब्त कर लिया जिसे मैं चाहता था। इसलिए मुझे डर था कि मैथियस डे गोर्न की ओर से कोई बाद का हमला नहीं होगा, बल्कि उसकी पत्नी की नाराजगी भरी निंदा होगी। जब उसे एहसास होगा कि वह मेरे हाथों में कैदी है, तो वह क्या कहेगी? मैं जिस कारण से निंदा से बच गया, मुझे लगता है कि मैडम डे गोर्न ने आपको बताने की बेबाकी दिखाई है। प्यार प्यार को बुलाता है। उस रात
मेरे घर में भावनाओं से टूटकर उसने मेरे लिए अपनी भावनाएं कबूल की। वो मुझसे उतना ही प्यार करती थी जितना मैं उससे करता था। अब से हमारी नियति एक हो गई थी। वो और मैं आज सुबह 5 बजे निकल पड़े। एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि हम कानून के अधीन होंगे। उसे नीचे ले गया और रसोई से होकर चला गया। बाहर बर्फ देखकर मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मेरे पैरों के निशान आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या कोई कारण था कि मैं मथियस डे गोर्न को नज़रअंदाज कर दूं? बिल्कुल नहीं। उसके पास 60,000 फ्रैंक थे, साथ ही वो कागज़ जिस पर मैंने उसके तलाक के दिन उसे इतनी ही रकम देने का वादा किया था। उसके घर और ज़मीन की तो बात ही छोड़िए, वह नताली डे गोर्न को मेरे पास छोड़कर चला जाएगा। हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला, सिवाय एक बात के। उसकी खुशी का इंतज़ार करने के बजाय मैंने तुरंत उस कीमती गिरवी को जब्त कर लिया जिसे मैं चाहता था। इसलिए मुझे डर था कि मथियस डे गोर्न की ओर से कोई बाद का हमला नहीं होगा, बल्कि उसकी पत्नी की नाराज़गी भरी निंदा होगी। जब उसे एहसास होगा कि वह मेरे हाथों में कैदी है, तो वह क्या कहेगी? मैं जिस कारण से निंदा से बच गया, मुझे लगता है कि मैडम डे गोर्न ने आपको बताने की बेबाकी दिखाई है। प्यार प्यार को बुलाता है। उस रात मेरे घर में भावनाओं से टूटकर उसने मेरे लिए अपनी भावनाएं कबूल की। वो मुझसे उतना ही प्यार करती थी जितना मैं उससे करता था। अब से हमारी नियति एक हो गई थी। वो और मैं आज सुबह 5 बजे निकल पड़े। एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि हम कानून के अधीन होंगे। जेरोम विग्नल की कहानी पूरी हो चुकी थी। उन्होंने इसे सीधे रील से सुनाया था, जैसे कि कोई कहानी दिल से याद की गई हो और जिसमें किसी भी तरह का संशोधन करने की जरूरत न हो। एक संक्षिप्त विराम के दौरान हॉर्टेंस फुसफुसाया, ये सब काफी संभव लगता है और किसी भी मामले में बहुत तार्किक है। आपत्तियां आने वाली हैं, रेनिन ने कहा। जब तक आप उन्हें सुन नहीं लेते, तब तक प्रतीक्षा करें। वे बहुत गंभीर हैं। उनमें से एक विशेष है, उप प्रोक्यूरेटर ने तुरंत कहा। और इस सब में M.D. गोर्न का क्या हुआ? माथियास डी गोर्न ने, जेरोम ने पूछा। हाँ, आपने बहुत ईमानदारी के साथ कई तथ्य बताए हैं, जिन्हें मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। दुर्भाग्य से आप सबसे महत्वपूर्ण बात भूल गए हैं। मथियस डे गोर्ने का क्या हुआ? आपने उसे यहाँ इस कमरे में बांध दिया था। खैर, आज सुबह वह चला गया। बेशक, श्रीमान डिप्टी, मैथियास डी गोर्ने ने अंततः सौदेबाजी स्वीकार कर ली और चले गए। किस सड़क से? निस्संदेह उस सड़क पर जो उसके पिता के घर को जाती है। उसके पैरों के निशान कहाँ हैं? बर्फ का विस्तार एक निष्पक्ष गवाह है। उसके साथ तुम्हारी लड़ाई के बाद हम तुम्हें बर्फ पर दूर जाते हुए देखते हैं। हम उसे क्यों नहीं देखते? वह आया और फिर वापस नहीं गया। वह कहाँ है? उसका कोई निशान नहीं है। या यूं कहें कि, डिप्टी ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली, या यूं कहें कि हाँ, कुएं के रास्ते पर और कुएं के आसपास कुछ निशान हैं। निशान जो साबित करते हैं कि सभी का अंतिम संघर्ष यहीं हुआ था। और उसके बाद वहाँ कुछ भी नहीं है। एक भी चीज़ नहीं। जेरोम ने अपने कंधे उचकाए। आपने पहले ही इसका उल्लेख कर दिया है, श्रीमान डिप्टी, और इससे मेरे खिलाफ हत्या का आरोप लगता है। मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। क्या आप इस तथ्य पर कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी रिवॉल्वर कुएं से 15 गज की दूरी से उठाई गई थी? नहीं। या फिर रात में सुनी गई 3 गोलियों और आपकी रिवॉल्वर से गायब 3 कारतूसों के बीच के अजीब संयोग से? नहीं, डिप्टी, जैसा कि आप मानते हैं, कुएं के पास कोई अंतिम संघर्ष नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने मिस्टर डी गोर्ने को इस कमरे में बांधकर छोड़ दिया था, और क्योंकि मैंने अपनी रिवॉल्वर भी यहीं छोड़ दी थी। दूसरी ओर, अगर गोलियां चली, तो वे मेरे द्वारा नहीं चलाई गईं, तो यह एक आकस्मिक संयोग है। ये पुलिस को स्पष्ट करने का मामला है। मेरा एकमात्र कर्तव्य सच बताना है और आप मुझसे इससे अधिक पूछने के हकदार नहीं हैं। और यदि वह सत्य देखे गए तथ्यों से विरोधाभासी हो, इसका मतलब है कि तथ्य गलत हैं, श्रीमान डिप्टी। जैसा आप चाहें। लेकिन जब तक पुलिस उन्हें आपके बयानों से सहमत नहीं करा लेती,
तब तक आप समझ लीजिए कि मैं आपको गिरफ्तार रखने के लिए बाध्य हूँ। और मैडम डी गोर ने, जेरोम ने बहुत परेशान होकर पूछा। डिप्टी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पुलिस कमिश्नर से कुछ बातें की और फिर एक जासूस को इशारा करके 2 मोटर कारों में से एक लाने का आदेश दिया। फिर वह नताली की ओर मुड़ा। मैडम, आपने एम. विग्नल का साक्ष्य सुना है। यह आपके साक्ष्य से शब्दशः मेल खाता है। एम. विग्नल ने विशेष रूप से कहा है कि जब वे आपको ले जा रहे थे तो आप बेहोश हो गई थीं। लेकिन क्या आप पूरे रास्ते बेहोश रहीं? ऐसा लग रहा था मानो जेरोम के धैर्य ने मैडम डी गोर्ने के आत्मविश्वास को बढ़ा दिया था। उसने उत्तर दिया, महाशय, मुझे तब तक होश नहीं आया जब तक मैं महल में नहीं पहुंच गया। ये बहुत ही असाधारण है। क्या तुमने वे 3 गोलियां नहीं सुनी जो गांव में लगभग हर किसी ने सुनी थीं? मैंने नहीं। और क्या तुमने कुएं के पास जो कुछ हुआ उसके बारे में कुछ नहीं देखा? कुछ नहीं हुआ। एम. विग्नल ने आपको ऐसा बताया है। तो फिर आपके पति का क्या हुआ? मुझे नहीं पता। आइए मैडम, आपको सचमुच कानून के अधिकारियों की सहायता करनी चाहिए और कम से कम हमें तो बताइए कि आप क्या सोचती हैं। क्या आप मानती हैं कि कोई दुर्घटना हुई होगी और संभवतः श्रीमान डी गोर ने, जो अपने पिता से मिलने गए थे और सामान्य से अधिक शराब पी ली थी, अपना संतुलन खो बैठे और कुएं में गिर गए? जब मेरे पति अपने पिता से मिलने के बाद वापस आए तो वे बिल्कुल भी नशे में नहीं थे। हालांकि उसके पिता ने कहा है कि वो शराब पी रहा था। उसके पिता और उसने 2 या 3 बोतल शराब पी थी। उसके पिता सच नहीं बोल रहे हैं। लेकिन बर्फ सच कहती है, मैडम, डिप्टी ने चिढ़कर कहा। और उसके पैरों के निशान इधर उधर लहरा रहे हैं। मेरे पति 8:30 बजे आ गए, महाशय, बर्फ गिरने से पहले। डिप्टी ने मेज पर मुक्का मारा। लेकिन सच में, मैडम, आप सबूतों के बिल्कुल खिलाफ जा रही हैं। बर्फ की वह चादर झूठ नहीं बोल सकती। मैं उन बातों के लिए आपके इनकार को स्वीकार कर सकता हूं जिन्हें सत्यापित नहीं किया जा सकता। लेकिन बर्फ में ये पैरों के निशान। बर्फ में। उसने अपने आप पर नियंत्रण रखा। मोटर कार खिड़की के बाहर आकर रुकी। अचानक निश्चय करते हुए उसने नताली से कहा, आप इतनी अच्छी होंगी कि आप अधिकारियों के अधीन रहेंगी, महोदया, और यहीं जागीर घर में रहेंगी। और उन्होंने सार्जेंट को इशारा किया कि वह जेरोम विग्नल को कार से हटा दें। दोनों प्रेमियों के लिए खेल हार गया। बमुश्किल एक होने के बाद उन्हें अलग होना पड़ा और एक दूसरे से दूर सबसे गंभीर आरोपों के खिलाफ लड़ना पड़ा। जेरोम ने नताली की ओर एक कदम बढ़ाया। उन्होंने एक दूसरे को बहुत देर तक दुखी नजरों से देखा। फिर उसने उसे प्रणाम किया और सार्जेंट के पीछे पीछे दरवाजे की ओर चल पड़ा। रुको, एक आवाज चिल्लाई, सार्जेंट, ठीक, मुड़ो। जेरोम विग्नल, जहां हो वहीं रहो। घबराए हुए डिप्टी ने अपना सिर उठाया, जैसा कि वहां मौजूद अन्य लोगों ने भी किया। आवाज छत से आई। बुल्स आई विंडो खुली हुई थी और रेनिन उसमें से झुककर अपनी बाहें हिला रहा था। मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे कई टिप्पणियां करनी हैं, खासकर टेढ़े मेरे पैरों के निशानों के संबंध में। ये सब उसी में निहित है। मैथियस शराब नहीं पी रहा था। वह घूम गया और अपने दोनों पैर छेद में डाल दिए और हॉटेंस से, जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, कहा, हिलना मत, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और अपनी पकड़ ढीली करते हुए वह कमरे में गिर गया। डिप्टी आश्चर्यचकित दिखाई दिए। लेकिन सच में, महाशय, आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? रेनिन ने उसके कपड़ों से धूल झाड़ते हुए कहा, माफ कीजिए, डिप्टी, मुझे भी बाकी लोगों की तरह ही आना चाहिए था, लेकिन मैं जल्दी में था। इसके अलावा, अगर मैं छत से गिरने के बजाय दरवाजे से अंदर आता, तो मेरे शब्दों का उतना असर नहीं होता। क्रोधित डिप्टी उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ा। आप कौन हैं? प्रिंस रेनिन। मैं आज सुबह सार्जेंट के साथ था जब वह अपनी जांच कर रहा था, है न, सार्जेंट? तब से मैं जानकारी की तलाश में लगा हुआ हूँ। इसलिए, सुनवाई में उपस्थित होने की इच्छा से, मैंने एक छोटे से निजी कमरे में एक कोना ढूंढ लिया। तुम वहाँ थे। तुमने इतनी हिम्मत की। जब सच्चाई दांव पर लगी हो तो साहस दिखाना जरूरी है।
अगर मैं वहां नहीं होता तो मुझे वह छोटा सा सुराग नहीं मिल पाता जो मैं चूक गया था। मुझे ये नहीं पता चलता कि मैथियास डे गोर्ने ने जरा भी शराब नहीं पी थी। अब यही पहेली की कुंजी है। जब हम ये जानते हैं तो हमें समाधान भी पता है। दिप्टी ने खुद को एक हास्यास्पद स्थिति में पाया। चूंकि वह अपनी जांच की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने में विफल रहा था, इसलिए उसके लिए इस घुसपैठिए के खिलाफ कोई कदम उठाना मुश्किल था। उसने गुर्राते हुए कहा, चलो ये बात खत्म करते हैं। तुम क्या पूछ रहे हो? आपका कुछ मिनट का स्नेहपूर्ण ध्यान। और किस उद्देश्य से? एम विग्नल और मैडम डी गोर्ने की निर्दोषता स्थापित करने के लिए। वह शांत भाव से, उदासीन भाव से देख रहा था, जो कि उन क्षणों में उसके लिए विशिष्ट था जब नाटक का संकट पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर था। हॉटेंस को एक रोमांच महसूस हुआ और वह तुरंत आत्मविश्वास से भर गई। वे बच गए हैं, उसने अचानक भावुक होकर सोचा। मैंने उससे उस युवा प्राणी की रक्षा करने के लिए कहा था और वह उसे जेल और निराशा से बचा रहा है। जेरोम और नताली को भी अचानक आशा की ऐसी ही अनुभूति हुई होगी, क्योंकि वे एक दूसरे के करीब आ गए थे, मानो बादलों से उतरे इस अजनबी ने उन्हें पहले ही हाथ मिलाने का अधिकार दे दिया हो। दिप्टी ने अपने कंधे उचकाए। समय आने पर अभियोजन पक्ष के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हर संभव साधन मौजूद होंगे। आपको बुलाया जाएगा। इसे अभी और यहीं स्थापित करना बेहतर होगा। किसी भी देरी से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मैं जल्दी में हूँ। 2 या 3 मिनट पर्याप्त होंगे। इस तरह के मामले को समझाने के लिए 2 या 3 मिनट चाहिए। अब नहीं, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। क्या आप इस बारे में इतने आश्वस्त हैं? मैं अभी हूँ। मैं आज सुबह से ही बहुत सोच रहा हूँ। दिप्टी को एहसास हुआ कि यह उन सज्जनों में से एक है जो जोंक की तरह आपसे चिपके रहते हैं और उन्हें झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसने मजाकिया लहजे में पूछा, क्या आपकी सोच हमें ये बताने में सक्षम है कि श्री मैथियास डी गोर्ने इस समय कहाँ हैं? रेनिन ने अपनी घड़ी निकाली और उत्तर दिया, पेरिस में, श्रीमान दिप्टी। पेरिस में? तो जिंदा हो, जीवित और इससे भी अधिक पूर्णतः स्वस्थ। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन फिर कुएं के आसपास पैरों के निशान और उस रिवॉल्वर और उन 3 गोलियों की मौजूदगी का क्या मतलब है? बस छलावरण। ओह, सचमुच। ये छद्मावरण किसने बनाया? मैथियस डी गोर्ने द्वारा स्वयं। ये तो अजीब बात है। और किस उद्देश्य से? खुद को मृत घोषित करने और बाद के मामलों को इस तरह से व्यवस्थित करने के उद्देश्य से कि विग्नल पर निश्चित रूप से मृत्यु या हत्या का आरोप लगाया जाए। एक शानदार सिद्धांत, दिप्टी ने व्यंग्यात्मक लहजे में सहमति जताई। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मिस्टर विग्नल? यह एक सिद्धांत है जो मेरे दिमाग में कौंधता है। दिप्टी, जेरोम ने उत्तर दिया। ये पूरी तरह संभव है कि हमारे संघर्ष के बाद और मेरे चले जाने के बाद मैथियस डी गोर्ने ने एक नई योजना बनाई हो, जिससे इस बार उसकी नफरत पूरी तरह से शांत हो जाए। वह अपनी पत्नी से प्यार भी करता था और नफरत भी करता था। वह मुझसे बहुत नफरत करता था। यह उसका बदला होगा। उसका बदला उसे बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि आपके कथन के अनुसार मैथियस डी गोर्ने को आपसे 60,000 फ्रैंक की दूसरी राशि मिलनी थी। उसे यह राशि अगली तिमाही में मिल जाएगी। डिप्टी, डी गोर्न परिवार की वित्तीय स्थिति की मेरी जांच से मुझे ये तथ्य पता चला कि पिता और पुत्र ने एक दूसरे के पक्ष में जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी थी। बेटे के मर जाने या मृत घोषित हो जाने पर पिता को बीमा राशि मिल जाएगी और वह अपने बेटे को क्षतिपूर्ति देगा। दिप्टी ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप ये कहना चाहते हैं कि इस सारे छद्मवेश में, जैसा कि आप कहते हैं, श्रीमान डी गोर्न द एल्डर अपने बेटे के सहयोगी के रूप में काम करेंगे? रेनिन ने चुनौती स्वीकार की। ठीक है, श्रीमान डिप्टी। पिता और पुत्र साथी अपराधी हैं। तो फिर हम बेटे को पिता के घर पर ढूंढेंगे। आपने उसे कल रात वहीं पाया होगा। उसका क्या हुआ? उसने पोम्पिग्नात से ट्रेन पकड़ी। यह महज एक अनुमान है। नहीं, एक निश्चितता है। शायद यह एक नैतिक निश्चितता है, लेकिन आप स्वीकार करेंगे कि इसका कोई सबूत नहीं है। दिप्टी ने जवाब का इंतजार नहीं किया।
उसने सोचा कि उसने बहुत ज्यादा सद्भावना दिखाई है और धैर्य की भी एक सीमा होती है, इसलिए उसने इंटरव्यू खत्म कर दिया। कोई सबूत नहीं, उसने अपनी टोपी उठाते हुए दोहराया। और सबसे बढ़कर आपने जो कुछ कहा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस निर्दयी गवाह बर्फ के सबूत का खंडन कर सके। अपने पिता के पास जाने के लिए मैथियस डी गोर्ने ने ये घर छोड़ा होगा। वो किस रास्ते से गया? सब कुछ छोड़ो, मिस्टर विग्नल ने तुमसे कहा था, उस सड़क पर जो यहाँ से उसके पिता के घर तक जाती है। बर्फ में कोई निशान नहीं है। हाँ, वहाँ है, लेकिन वे उसे यहाँ आते हुए दिखाते हैं, यहाँ से जाते हुए नहीं। ये वही बात है क्या? बेशक ऐसा ही है। चलने के एक से अधिक तरीके हैं। हमेशा अपनी नाक के अनुसार चलकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है? पीछे की ओर चलकर, मिस्टर डिप्टी। ये कुछ शब्द जो बहुत ही सरलता से कहे गए थे, लेकिन एक स्पष्ट स्वर में, जिसमें हर शब्द का पूरा महत्व था, ने एक गहन मौन उत्पन्न कर दिया। उपस्थित लोगों ने तुरंत उनके चरम अर्थ को समझ लिया और इसे वास्तविक घटनाओं के साथ जोड़कर एक पल में उस अभेद्य सत्य को समझ लिया, जो अचानक दुनिया की सबसे स्वाभाविक चीज प्रतीत हुई। रेनिन ने अपनी दलील जारी रखी। खिड़की की तरफ पीछे हटते हुए उसने कहा, यदि मैं उस खिड़की तक जाना चाहता हूँ, तो मैं सीधे उस तक जा सकता हूँ, लेकिन मैं उतनी ही आसानी से उसकी ओर पीठ करके भी चल सकता हूँ। किसी भी स्थिति में मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच जाऊंगा। और वह तुरंत जोरदार स्वर में बोला, ये सब कुछ इस प्रकार है। 8:30 बजे, बर्फ गिरने से पहले, मिस्टर डी गोर्ने अपने पिता के घर से घर आता है। मिस्टर विग्नल 20 मिनट बाद आता है। एक लंबी चर्चा और संघर्ष होता है, जो कुल मिलाकर 3 घंटे लेता है। ये तब होता है जब मिस्टर विग्नल मैडम डी गोर्ने को ले जाता है और भाग जाता है। मैथियस डी गोर्ने मुंह से झाग निकालता हुआ क्रोध से पागल हो जाता है, लेकिन अचानक उसे सबसे भयानक बदला लेने का मौका दिखाई देता है। उसे अपने दुश्मन के खिलाफ उसी बर्फबारी का इस्तेमाल करने का सरल विचार आता है, जिसके सबूत पर आप अब भरोसा कर रहे हैं। इसलिए वह अपनी हत्या की योजना बनाता है, या बल्कि अपनी हत्या की आड़ में और कुएं के तल पर गिरने की योजना बनाता है और कदम दर कदम पीछे की ओर भागता है। इस तरह सफ़ेद पन्ने पर अपने प्रस्थान के बजाय अपने आगमन को दर्ज करता है। डिप्टी ने अब और उपहास नहीं किया। ये सनकी घुसपैठिया अचानक उसे ध्यान देने योग्य व्यक्ति के रूप में दिखाई दिया, जिसका मजाक उड़ाना उचित नहीं होगा। उसने पूछा, और वह अपने पिता का घर कैसे छोड़ सकता था? एक जाल में, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। इसे किसने चलाया? पिता। आज सुबह सार्जेंट और मैंने जाल देखा और पिता से बात की, जो हमेशा की तरह बाजार जा रहे थे। बेटा झुकाव के नीचे छिपा हुआ था। उसने पोम्पिग्नाट में ट्रेन पकड़ी और अब तक पेरिस पहुंच चुका है। जैसा कि वादा किया गया था, रेनिन की व्याख्या में मुश्किल से 5 मिनट लगे। उसने इसे पूरी तरह से तर्क और मामले की संभावनाओं पर आधारित किया था, और फिर भी उस दुखद रहस्य का एक भी अंश नहीं बचा था जिसमें वे उलझे हुए थे। अंधेरा दूर हो गया था, पूरा सच सामने आ गया था। मैडम डी गोर्ने खुशी से रो पड़ी और जेरोम विग्नल ने उस अच्छे प्रतिभाशाली व्यक्ति को धन्यवाद दिया जो अपनी जादुई छड़ी के एक झटके से घटनाओं का रुख बदल रहा था। क्या हम उन पैरों के निशानों की एक साथ जांच करें, मिस्टर डिप्टी? रेनिन ने पूछा। क्या आपको कोई आपत्ति है? आज सुबह सार्जेंट और मैंने जो गलती की, वह ये थी कि हमने केवल कथित हत्यारे द्वारा छोड़े गए पैरों के निशानों की जांच की और मैथियस डे गोर्ने के पैरों के निशानों की अनदेखी की। आखिर उन पर हमारा ध्यान क्यों गया? फिर भी, ये ठीक वहीं था, जहां पूरे मामले की जड़ मिलनी थी। वे बगीचे में चले गए और कुएं के पास गए। ये देखने के लिए बहुत ज्यादा जांच की जरूरत नहीं थी कि पैरों के कई निशान अजीब, हिचकिचाहट भरे, एड़ी और पैर के अंगूठे पर बहुत गहरे धंसे हुए और पैरों के मुड़ने के कोण में एक दूसरे से अलग थे। यह अनाड़ीपन अपरिहार्य था, रेनिन ने कहा। मैथियस डे गोर्ने को नियमित प्रशिक्षुता की आवश्यकता होती, तभी वह अपनी पिछड़ी चाल के बराबर पहुंच पाता, और उसके पिता और वह दोनों इस बात से अवगत रहे होंगे, कम से कम उन टेढ़े मेरे कदमों के बारे में जो आप यहाँ देख रहे हैं,
क्योंकि बूढ़े डे गोर्ने ने सार्जेंट को ये बताने के लिए अपनी सीमा से बाहर जाकर काम किया कि उनके बेटे ने बहुत अधिक शराब पी ली है। और उन्होंने आगे कहा, वास्तव में यह इस झूठ का पता लगाना था जिसने मुझे अचानक ज्ञान दिया। जब मैडम डे गोर्ने ने कहा कि उनके पति ने शराब नहीं पी थी, तो मैंने पैरों के निशानों के बारे में सोचा और सच्चाई का अनुमान लगाया। डिप्टी ने इस मामले में अपनी भूमिका को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया और हंसने लगा। अब इस फर्जी लाश के पीछे जासूस भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। किस आधार पर, मिस्टर डिप्टी? रेनिन ने पूछा। मैथियस डे गोर्ने ने कानून के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया है। कुएं के चारों ओर मिट्टी रौंदने, किसी दूसरे की रिवॉल्वर की स्थिति बदलने, 3 गोलियां चलाने या अपने पिता के घर की ओर उल्टे पांव चलने में कोई अपराध नहीं है। हम उससे क्या मांग सकते हैं? 60,000 फ्रैंक। मैं मानती हूं कि यह मी विग्नल का इरादा नहीं है और उसका उस पर कोई आरोप लगाने का इरादा नहीं है। निश्चित रूप से नहीं, जेरोम ने कहा। अच्छा, फिर क्या? उत्तरजीवी के पक्ष में बीमा पॉलिसी। लेकिन जब तक पिता भुगतान का दावा नहीं करता, तब तक कोई अपराध नहीं होगा। और अगर वह ऐसा करता है तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा। हेलो, यहाँ बूढ़ा आदमी है। आपको जल्द ही इसके बारे में सब पता चल जाएगा। बूढ़ा डी गोर्ने चलते हुए इशारे कर रहा था। उसके सहज चेहरे पर दुख और गुस्सा झलक रहा था। मेरा बेटा कहाँ है? वह चिल्लाया। लगता है उस दरिंदे ने उसे मार डाला। मेरा बेचारा मैथियस मर गया। ओह, वो विग्नल का बदमाश। और उसने जेरोम की ओर मुट्ठी हिलाई। डिप्टी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, आपसे एक बात, श्रीमान डी गोर्ने, क्या आप किसी बीमा पॉलिसी के तहत अपने अधिकारों का दावा करना चाहते हैं? अच्छा, तुम क्या सोचते हो? बूढ़े आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। सच तो यह है कि आपका बेटा मरा नहीं है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप उसकी छोटी मोटी साजिशों में भागीदार थीं और आपने ही उसे अपने जाल में फंसाया और थाने ले गए। बूढ़े ने जमीन पर थूका, हाथ आगे बढ़ाया मानो वो कोई गंभीर शपथ लेने जा रहा हो। एक क्षण तक बिना हिले डुले खड़ा रहा और फिर अचानक, अपने मन और रणनीति को सरल संदेह के साथ बदलते हुए, उसने अपने चेहरे को ढीला छोड़ दिया, एक समझौतावादी रवैया अपनाया और जोर से हंस पड़ा। वह बदमाश मैथियास, तो उसने खुद को मरा हुआ दिखाने की कोशिश की। कितना बदमाश है। और उसने मुझसे यह उम्मीद की कि मैं बीमा का पैसा इकट्ठा करके उसे भेजूंगा। मानो मैं ऐसी घटिया, गंदी चाल चलने में सक्षम हूँ। तुम मुझे नहीं जानते, मेरे बेटे। और बिना कुछ और प्रतीक्षा किए, किसी मजाकिया कहानी से खुश हुए एक हंसमुख बूढ़े की तरह खुशी से कांपते हुए, वह चला गया। हालांकि अपने बड़े बड़े कील वाले बूटों को अपने बेटे द्वारा पीछे छोड़े गए प्रत्येक निशान पर रखना नहीं भूला। बाद में, जब रेनिन हॉटेंस को बाहर निकालने के लिए वापस मनों में गया, तो उसने पाया कि वह गायब हो गई थी। उसने फ़ोन करके उसकी चचेरी बहन एर्मेलिन के घर पर उसके बारे में पूछा। हॉटेंस ने उसे संदेश भेजकर माफ़ी मांगी। वह थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी और लेटी हुई थी। पूंजी, रेनिन ने सोचा। पूंजी, वह मुझसे बचती है, इसलिए वह मुझसे प्यार करती है। अंत दूर नहीं है।